नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम उमंग तरंग में। और आज एक नए विषय के साथ हम आपके सामने फिर से आ गए हैं। आज का विषय है हिंसा, और इस विषय पर बात करने के लिए हमारी विशेषज्ञ होंगी श्रीमती आशा पाठक। श्रीमती आशा पाठक संगिनी जेंडर रिसोर्स सेंटर भोपाल में सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। सामाजिक शिक्षा, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अन्याय, संचार आदि क्षेत्र में काम करते हुए इन्हें 30 वर्षों का लंबा अनुभव प्राप्त है। इसके साथ ही आशा जी सेंटर फॉर सोशल जस्टिस अहमदाबाद, समर्थन भोपाल और स्कूल ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड कम्युनिकेशन भोपाल में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। इसके साथ ही आपने विद्यालयीन शिक्षा, प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु सामग्री तैयार करने में भी बहुत दक्षता हासिल की है। आशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आज हम हिंसा विषय पर बातचीत करेंगे। नमस्कार। कुछ देरी ना करते हुए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आखिर हिंसा होती क्या है और ये किन किन रूपों में होती है? जब दो पक्षों के बीच किसी भी तरह का विवाद होता है जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को प्रताड़ित करता है, मतलब वो व्यक्ति हो सकते हैं, दो समूह हो सकते हैं, तो एक समूह या एक व्यक्ति जब दूसरे समूह या दूसरे व्यक्ति को किसी भी तरह से प्रताड़ित करता है, उसके अधिकारों का हनन करता है, तो वह हिंसा कहलाती है। हिंसा कई रूपों में हो सकती है। अक्सर ऐसा होता है कि हम मारपीट को ही हिंसा समझते हैं, जिसमें किसी दो लोगों के बीच या दो समूहों के बीच मारपीट हुई है तो वो हिंसा है। लेकिन इसके अलावा भी हिंसा होती है, जैसे कि सिर्फ शारीरिक हिंसा नहीं होती। शारीरिक हिंसा एक प्रकार है हिंसा करने का, और जो दिखता है, जिसमें चोट लगती है और दिखता है। लेकिन इसके अलावा मानसिक हिंसा भी होती है, जिसमें मानसिक रूप से एक पक्ष जो है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रताड़ित करता है, उसकी भावनाओं को चोट पहुंचाता है। हम उसको भावनात्मक हिंसा के नाम से भी जानते हैं। तीसरे प्रकार की हिंसा मौखिक होती है। मौखिक हिंसा मतलब बगैर किसी के साथ मारपीट किए हुए जब उसको किसी खास नाम से बुलाना या परेशान करना, छेड़ना, ताना मारना, तो ये एक मौखिक हिंसा भी होती है, जिसमें कोई दोनों पक्षों के बीच एक दूसरे को हाथ नहीं लगा रहे हैं, कोई मारपीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन बोल के वो हिंसा कर रहे हैं, जिससे कि सामने वाले की को अच्छा नहीं लग रहा है, उसके अधिकारों का हनन हो रहा है या उसको बुरा लग रहा है। ये मौखिक हिंसा है। आशा जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन अब आगे बच्चे भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ और वो बहुत उत्सुक हैं ये सवाल पूछने के लिए। हम लेते हैं बच्चों के सवाल। मेरा प्रश्न यह है कि आए दिन हम न्यूज़पेपर में बलात्कार की खबरें सुनते हैं, जिनकी वजह से घर वाले हम लड़कियों को बहुत सारे प्रतिबंध लगाते हैं और हमें कहीं बाहर जाने की अनुमति नहीं देते हैं। ऐसा क्यों? और हिंसा एक ऐसी समस्या है जो कहीं भी कभी भी किसी के साथ भी घट सकती है, और ऐसी स्थिति में अपने आप को सतर्क रखना बहुत ही मुश्किल होता है। हम ऐसे कौन से प्रयास करें जिससे हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं? आशा जी, दोनों बच्चों के सवाल तो अलग अलग हैं, लेकिन दोनों ही मुख्य रूप से एक ही बात जानना चाहते हैं। तो हम भी आपसे यही जानना चाहेंगे कि हिंसा से खुद को कैसे अलग रखा जाए। जी, दोनों बच्चों ने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं और ये सुरक्षित रखने के तरीके पर केंद्रित हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अगर खुद को सुरक्षित रखते हैं तो आधी समस्या को हम ख़त्म कर सकते हैं। तो हालांकि इसमें जैसे कि एक बच्चे ने कहा था कि सतर्क रहना मुश्किल है, लेकिन सतर्क रहना ही बहुत ज़रूरी है। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए सतर्क रहना ही बहुत ज़रूरी है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, किस तरह के लोग हैं, उसके बारे में हम सतर्क रहें। बच्चे भी सामने वाले व्यक्ति के हाव भाव को भांप जाते हैं, इसलिए अपनी उस क्षमता को समझने की ज़रूरत है। और माता पिता और अभिभावकों और शिक्षकों की भी जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को ये बताएं कि कैसे उनको किन परिस्थितियों के बारे में सतर्क रहना है, किस चीज़ को समझना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। ये दिशा निर्देश बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है। हम उसे कंट्रोल ना करें,
हर बात के लिए मना ना करें कि अगर जब हम किसी उस बच्चे को मना करते हैं तो एकदम से हर बात के लिए मना करते हैं तो वो उसका वापस रिएक्शन होता है और बच्चे जिद्दी हो जाते हैं। लेकिन सुरक्षा के मामले में बच्चे को सही गलत और क्या करना है क्या नहीं करना है ये बताना ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है कि अगर ऐसा है अपने आप को सुरक्षित रहने के लिए हमें अपनी हर बात अपने माता पिता से साझा करना चाहिए। जो भी कुछ हमारे साथ बाहर होता है, स्कूल में होता है और जो हमें अच्छा नहीं लगता है वो हमें अपने माता पिता के साथ ज़रूर साझा करना चाहिए। और माता पिता का भी फ़र्ज़ है कि वो बच्चों के साथ संवाद कायम रखें, उन्हें समय दें ताकि वो अपनी बात सहजता से आपसे शेयर कर सकें। इसी तरह से शिक्षकों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने छात्र छात्राओं के साथ ऐसा संवाद बनाएं, सहज संवाद बनाएं कि वो डरे नहीं, झिझके नहीं और अपने साथ अपने आसपास के माहौल की, अपने साथ होने वाली घटनाओं को उनके साथ सहजता से साझा कर सकें ताकि समझ में आ सके कि कहीं उनके साथ कोई हिंसा तो नहीं हो रही है। आशा जी, इन बच्चों के सवाल से एक बहुत ही ज़रूरी बात मेरे दिमाग में आई है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि बच्चों के साथ किन किन जगहों में हिंसा होती है या हो सकती है? जी, हिंसा होने की या नहीं होने की कोई गारंटी नहीं है। जैसा कि मैंने पहले वाले जवाब में भी कहा था कि हिंसा कहीं भी हो सकती है। कई बच्चों के साथ हम देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं कि स्कूल में हिंसा होती है। कई बच्चों के साथ हम देखते हैं कि बस में अगर वो बच्चे आते जाते हैं तो हिंसा होती है, हो सकती है, होती है। वहाँ पर ऐसी घटनाएं हम खबरों में देखते हैं। कई बार रास्ते में होती है या आस पड़ोस में खेलते समय प्लेग्राउंड में भी हिंसा होती है। घरों में भी हिंसा होती है। कई बार घर में ही रहने वाले सदस्य हिंसा करते हैं या फिर घर के जो परिवार के जो करीबी लोग हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं या कई रिश्तेदार हैं, कई बार वो भी हिंसा करते हैं बच्चों के साथ। आशा जी, अक्सर देखा गया है कि बच्चों के साथ कुछ घटनाएं होती हैं और वो बता नहीं पाते हैं, डरते हैं उसके बारे में बताने से। तो आप हमें कृपया ये बताइए कि अगर बच्चे के साथ हिंसा हो रही है तो हम इसकी पहचान कैसे करें कि बच्चे के साथ इस तरह की हिंसा हो रही है कहीं? बच्चे के हाव भाव को देख करके, बच्चे को व्यवहार को देख करके हम बच्चे के साथ होने वाली हिंसा की पहचान कर सकते हैं। क्योंकि प्राकृतिक रूप से बच्चे अक्सर प्रफुल्लित रहते हैं, खुश मिजाज रहते हैं। उनको डांट भी पड़ती है, वो थोड़ी देर में भूल जाते हैं। उनको चोट भी लगती है, थोड़ी देर में खेलने लगते हैं, बातें करने लगते हैं, शेयर करते हैं। पर यदि कोई बच्चा ऐसा नहीं कर रहा है, अगर वो खुश नहीं दिख रहा है, अगर वो खेल नहीं रहा है, अब किसी के साथ भागीदारी, किसी भी क्रियाकलाप में भागीदारी नहीं कर रहा है, यदि वो अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता है, चुपचाप रहता है, तो ऐसी स्थिति में हमें बच्चों पर ध्यान रखना चाहिए। आप चाहे शिक्षक हों या माता पिता हों या अभिभावक हों, कोई भी हो, बड़े आप हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए आपके साथ जो जुड़े हुए बच्चे हैं, वो बच्चे प्राकृतिक रूप से जिस तरह से बच्चे होते हैं वैसे वो अगर हरकत नहीं कर रहे हैं, उस तरह की गतिविधि नहीं कर रहे हैं, भागीदारी नहीं कर रहे हैं, उनका किसी काम में मन नहीं लग रहा है, खेलने में मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ बात है। ये हमें सोचना चाहिए कि उस बच्चे के साथ हिंसा हो रही होगी, हो सकता है ये एक कारण। अच्छा जी, अगला सवाल हमारे बच्चों की ओर से आ रहा है, हम लेते हैं छात्रों का सवाल। मेरा प्रश्न यह है कि मेरी एक सहेली वो अक्सर अकेला रहना पसंद करती है, सहमी सी रहती है, मुझसे बात भी नहीं करती, बात करने जाए तो मुझसे बोलती भी नहीं। मैं क्या करूं, उसकी मदद कैसे करूं? जी, अगर ऐसा आपकी दोस्त या आपका दोस्त पहले ऐसा नहीं था तो ये ज़रूर आपने सही सोचा है और आपका सवाल बिल्कुल सही है कि, और अगर आपका ध्यान गया है तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप इतने सजग हैं कि अपने दोस्त के बारे में सोचते हैं। आपको उसके साथ बात करना चाहिए। आप भी उसके हमउम्र हैं, शायद आप तो वो आपके साथ बातें शेयर कर सकेगा या कर सकेगी, अपनी बात खुल के बता सकेगी। पर हो सकता है कि उसके साथ जो हो रहा है वो अपने बड़ों से ना बता सके, बताने में झिझक हो, शर्म हो, कुछ भी हो सकता है। बच्चों के साथ भी, लड़का हो या लड़की, किसी के भी साथ किसी भी तरह की हिंसा हो सकती है।
तो कोशिश तो आप अपने स्तर पर करें कि अपने दोस्त को, अपनी सहेली को के साथ घुलने मिलने की कोशिश करें, उसकी बातें निकलवाने की कोशिश करें। अगर वो आपसे संभव नहीं है या संभव है तो भी आपको अगर वो बताती है या बताता है कोई भी बात जो कि उसके साथ गलत हो रहा है, तो आप उसे उसके माता पिता से साझा करें या अपने टीचर से साझा करें, क्योंकि स्कूल में अगर आप साथ पढ़ने वाले दोस्त हैं तो आपके लिए बहुत सही जगह है कि आप अपने टीचर्स के साथ, टीचर भी हमारे अभिभावक ही होते हैं और हम उनके साथ काफ़ी सारा दिन का समय बिताते हैं, तो उनसे आप बताएं, उनके साथ चर्चा करें इस बात की और समझाने की कोशिश करें, और फिर जो भी उसके लिए आगे कदम उठाना है उसको हिंसा से बचाने के लिए, तो वो कदम उठाने में वो आपकी मदद करेंगे। अगर आपका दोस्त या आपकी सहेली आपके घर के आसपास का है, स्कूल आपका एक नहीं है, अलग अलग है, तो आप अपने माता पिता से बताएं, उनके माता पिता से बताएं। तो जो झिझक, जो डर या जो चुप्पी आपके दोस्त में है, सहेली में है, वो आप अपने अंदर ना रखें, बल्कि आप उसे खोलें। और यदि वो आपसे साझा भी नहीं कर रहे हैं तो भी आप अपने से बड़ों को बताएं, अपने माता पिता को बताएं, उनके माता पिता को बताएं कि ऐसा बदलाव आपको अपने दोस्त में दिख रहा है। आशा जी, आपने बहुत सारी बातें बताई और हम ऐसा सोचते हैं कि केवल परिवारजनों में ही नहीं बल्कि शिक्षकों के लिए भी ज़रूरी है कि वो इसको समझें। तो अगला सवाल पूछने के लिए हमारे साथ एक शिक्षक जुड़ रहे हैं, हम उनकी बात सुनते हैं। हिंसा से पीड़ित बच्चों की मदद कैसे की जाए और उनकी रिपोर्ट कहाँ करें? बच्चों के साथ होने वाली हिंसा की रिपोर्ट, जैसा कि मैंने बताया, चाइल्ड लाइन में कर सकते हैं। अगर बहुत गंभीर मतलब जैसे कि बच्चों के अधिकार की रक्षा के लिए बहुत सारे कानून बने हुए हैं, तो जो हिंसा जिस श्रेणी में, अगर आपको ये दिखाई दे रहा है कि किसी बच्चे से बाल श्रम करवाया जा रहा है या बाल मजदूरी करवाई जा रही है, तो आप उसकी शिकायत पुलिस में कर सकते हैं, आप श्रम विभाग में भी कर सकते हैं उसकी शिकायत, और चाइल्ड लाइन में भी कर सकते हैं, CWC में भी कर सकते हैं। यदि कहीं बाल विवाह हो रहा है, बाल विवाह के खिलाफ कानून है, यदि किसी बच्चे का बाल विवाह हो रहा है तो वो भी उस बच्चे के साथ हिंसा है, तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। आप बाल विवाह की शिकायत आप आंगनबाड़ी में कर सकते हैं, चाइल्ड लाइन में कर सकते हैं, बाल कल्याण समिति में कर सकते हैं, और पुलिस पास के आपके करीब का जो थाना है उसमें भी कर सकते हैं। और ये सारी शिकायतें आप किसी आसपास के NGO में भी कर सकते हैं, जो सामाजिक संस्थाएं जो काम करती हैं उनमें भी आप कर सकते हैं इस तरह की शिकायत। इसी तरीके से बच्चों के साथ होने वाली लैंगिक हिंसा के खिलाफ एक कानून आया है 2012 में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ बच्चे बहुत सॉफ्ट टारगेट होते हैं और एक लैंगिक हिंसा कई बार बहुत आम होती है, और ये सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं बल्कि लड़कों के साथ, बालकों के साथ भी इस तरह की हिंसा होती है। तो आप इसकी शिकायत सीधे पुलिस में कर सकते हैं, पुलिस थाने में कर सकते हैं। और ये सभी जगह जो है, चाइल्ड लाइन और बाल कल्याण समिति और NGO, अगर आप पुलिस थाने तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप इन जगहों की सामाजिक संस्था की मदद ले सकते हैं। और जब आप पुलिस में शिकायत करते हैं तो ये बात ध्यान रखने की है कि जो FIR की जा रही है बच्चे के साथ होने वाली हिंसा के बारे में, तो अगर वो लैंगिक हिंसा है तो उस पर पॉक्सो की धाराएं, इस एक्ट को खास तौर पे बताना चाहूँगी, क्योंकि बच्चे इस तरह की होने वाली हिंसा को परिभाषित नहीं कर पाते हैं। तो अक्सर करके जो अपराधी होता है, जो आरोपी होता है जिसने हिंसा की है, वो छूट जाता है या छूट जाती है क्योंकि वो धारा नहीं लगती है। तो 2012 में हमारे यहाँ हमारे देश में कानून आया है, लैंगिक हिंसा से बच्चों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, जिसको कि शॉर्ट में पॉक्सो के नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान जरूर रखें कि जब इस तरह की कोई आपको हिंसा नज़र आती है तो उसमें आप ध्यान रखें कि जो FIR की जा रही है उसमें पॉक्सो की धारा लगाई जा रही है या नहीं। तो इस तरह से आप शिकायत कर सकते हैं वहाँ पर। आशा जी, अक्सर देखा गया है कि आजकल तो खास तौर पर कि महिलाओं के प्रति जो हिंसा हो रही है उसके बारे में बातचीत होना शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बच्चों के प्रति हिंसा को लेकर अभी जागरूक नहीं हैं। बहुत सारे कानून हिंसा को लेकर बने हैं हमारे देश में। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि बच्चों के प्रति जो हिंसा है उसको लेकर विशेष कर क्या कानून है? तो
तो जैसा मैंने थोड़ा थोड़ा पहले भी बताया है, बच्चों का जो अधिकार है वो सारे अधिकार हैं जो एक व्यक्ति के अधिकार हैं, संविधान में दिए गए हैं। वो सारे जो मौलिक अधिकार हैं वो बच्चों के भी अधिकार हैं। और बच्चों को देख रेख का, प्यार पाने का, परिवारजनों का देखभाल का, पोषण का पूरा अधिकार है। तो बच्चों के साथ किसी भी तरह की अगर इन सब बातों में लापरवाही होती है तो उसके खिलाफ बहुत सारे कानून बने हुए हैं। जैसा कि बाल मजदूरी के खिलाफ कानून है, आप 18 साल से कम उम्र के बच्चे से मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। बाल विवाह के खिलाफ कानून है। आप लैंगिक हिंसा अगर बच्चों के साथ होती है तो उसके खिलाफ कानून है। पॉक्सो एक एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये बच्चों को उस अपराध से निकालने के लिए और सही मार्गदर्शन देने के लिए भी कानून है, जो जुवेनाइल जस्टिस के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत सारे कानून हैं। शिक्षा का अधिकार है बच्चों का, जीवन जीने का अधिकार है बच्चों का। तो इससे ये सब कुछ बाल अधिकार में आता है। तो ये उनके अधिकार हैं, जो अधिकार हैं उसकी सुरक्षा के लिए कानून है। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में आशा जी से बहुत सार्थक चर्चा हुई और आशा जी ने हमें बताया कि हिंसा क्या होती है, किस किस तरह से हम पहचानें कि कैसे हिंसा हो रही है कहीं, ख़ासतौर पे बच्चों के प्रति उनके व्यवहार से हम कैसे पहचानें कि हिंसा हो रही है। साथ ही साथ हिंसा को लेकर क्या कानून बने हमारे देश में बच्चों को लेकर ख़ास तौर पर। और इस तरह की इतनी सार्थक चर्चा के लिए आशा जी हमारे पास उपस्थित हुई और हमारे बच्चों से और शिक्षकों के सवालों का जवाब दिया। उसके लिए आशा जी का बहुत बहुत धन्यवाद।